नमस्कार दोस्तों, हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। जानते हो केरल के अंदर क्या हुआ था? एक हथनी थी जो क्या थी, प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था और उसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। कुछ जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने एक बारूद से भरा अनानास क्या किया, उसके शरीर में रख दिया, जिसकी वजह से उसको 3 दिन नदी में खड़े रहना पड़ा और वो मौत से जूझती हुई मारी गई, जो हमारी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा प्रसन्न चिन्ह है। इस एनवायरनमेंट डे मनाते हैं हम, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमें क्या करती है, शर्मसार करती है। प्लीज एक बार शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए और आप जुड़िए अपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। अब मैं बात करना शुरू करता हूं। केरल की घटना हमें सीख लेनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इस चीज को भी हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, ताकि इस तरह से हम मनुष्य क्या करें, इस तरह के जीवों की हत्या ना कर पाए। इस तरह की चीजों को लेकर चीजें होनी चाहिए। प्लीज आप एक बार शेयर कीजिए। अब देखिए आप, अब अगर अपन बात करें, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो सर जी प्लीज, ठीक है, हो जाएगा। जब मैं लाइव खत्म करूंगा उसके बाद एक्सेप्ट करूंगा। हरीश जी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। आप फॉलो करते हैं तो भी मेरे साथ आप जुड़ जाते हैं, लेकिन मैं आपकी कर लूंगा। चलिए अब बात करना शुरू करते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून। हम कब मनाते हैं इसको? 5 जून को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पहले मैंने हर बार मेरी एक चीज होती है, आपको बताता हूं हमेशा कि शब्द को समझिए। विश्व का आप जानती हो पूरी दुनिया, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? परि प्लस आवरण, यानी जो हमारे चारों तरफ आवरण पाया जाता है, किसका? पेड़ पौधों का, वनस्पति का, वायुमंडल का, स्थल मंडल का, जल मंडल का, इसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण कितने तरह का होता है? पर्यावरण आपके 2 तरह का होता है। कैसा? एक होता है कृत्रिम पर्यावरण और एक होता है प्राकृतिक, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। व्हाट इज द नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट का अर्थ क्या हुआ? जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, जैसे वनस्पति, पेड़ पौधे, इसके अलावा जो जीव जंतु, ये सारे किसने बनाए हैं? ये प्रकृति ने बनाए, मनुष्य की कृति नहीं है, ये प्रकृति द्वारा निर्मित। इसका नाम, इसको प्राकृतिक क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट का। हमारा पूरा जीवन इस प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है। जैसे उदाहरण लेते हैं, भूमि, क्या प्राप्त होता है हमें? भूमि से भोजन प्राप्त होता है। भूमि प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, उससे हमें भोजन प्राप्त होता है। कैसे? तो भोजन इस तरह से, हम उसमें फसल उगाते हैं, वो भोजन हम पीते हैं। जल को ले लीजिए, वो भी हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। इसके अलावा जितनी भी फसलें हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सारे के सारे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वो प्राकृतिक पर्यावरण है और वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हम सांस भी नहीं ले पाते, क्योंकि हम ऑक्सीजन सांस में लेते हैं और ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करते हैं? पेड़ पौधे प्रोड्यूस करते हैं। कृत्रिम पर्यावरण किसे कहेंगे? जो कुछ भी मानव द्वारा निर्मित इस पृथ्वी पर है वो कृत्रिम है। जैसे सड़कें हो गई, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस, इसके अलावा आपके घर, गांव, सिटीज, बड़े बड़े शहर, जितने भी उद्योग, फैक्ट्रीज, ये सारे के सारे आपके क्या है? कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, मनुष्य द्वारा निर्मित है, ना कि प्रकृति ने उन्हें बनाया, मनुष्य ने उन्हें क्या किया है? बनाया। चलिए आप प्लीज एक बार आप शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये 2 तरह का पर्यावरण हो गया। अगर हम किस पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं? हम नुकसान पहुंचाते हैं आपके एनवायरमेंट जो होता है, नेचुरल एनवायरमेंट, उसको। अब अपन जानते हैं इस डे की शुरुआत कब होती है। पहली बार ये डे 1974 में मनाया गया। किसने मनाया? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन करके एक संस्था है, उसने। उसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इस संस्था की क्या होती है? स्थापना। और पहली बार ये क्या मनाया गया? कब मनाया गया? 1974 में 5 जून को मनाया गया। 1972 में स्टॉकहोम एक जगह है, कहां पर है? स्वीडन के अंदर एक जगह है। वहां पे एक सम्मेलन हुआ था जहां पे यह फैसला किया गया कि आने वाले टाइम में पर्यावरण मैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमें पर्यावरण बचाने के लिए एक डे की शुरुआत करनी चाहिए, और यूएनओ ने इसकी शुरुआत की, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये कहा जाता है इसको। और 5 जून 1974 से मनाया जा रहा है। 2020 में ये मनाया जा रहा है, और इसमें जो आपकी जो थीम है, इसका एक थीम होता है, हर साल जब मनाते हैं इसका एक थीम रखा जाता है, और इस साल जो थीम है वो है आपका बायोडाइवर्सिटी फॉर नेचर, यानी किसके लिए? प्रकृति के लिए। तो ये चीज बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? अभी जो इस 2020 के कार्यक्रम को जो देश होस्ट कर रहा है, उस देश का नाम है कोलंबिया। क्या नाम है? कोलंबिया इसको होस्ट कर रहा है, जर्मनी के साथ में मिलकर। होस्ट करने का मतलब है उस देश द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है, यानी वो देश मेजबान है, वहीं पर मनाया जाएगा। तो इस वजह से अब देखिए, यहां पर जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, इसकी थीम मैंने बता दी, बायोडाइवर्सिटी। कोलंबिया मनाएगा। कोलंबिया विश्व का सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला देश होता है। अब जैव विविधता क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या पाई जाती हो? अलग अलग तरह की वनस्पति, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। भारत ले लेते हैं, भारत भी दुनिया के जैव विविधता वाले देशों में आता है। जैसे भारत के आप उत्तर में जाओगे, हिमालय पहाड़ मिलेगा, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, बर्फीले पहाड़ मिलेंगे। अगर आप पश्चिम में
में जाओगे रेगिस्तान मिलेगा, अगर आप दक्षिण में जाओगे तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ पठार मिलेगा। इसके अलावा अगर आप पूर्वी क्षेत्रों में जाओगे तो बड़े बड़े पेड़ पौधे मिलेंगे, आपको जंगल मिलेंगे। इसका मतलब भारत में बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी है, बहुत ज्यादा विविधता है। तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट में, वहां पर सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। इस बायोडायवर्सिटी में हुआ क्या है, अभी मनुष्य ने क्या किया है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कदम उठाए, पेड़ पौधों को काट दिया है, जंगलों की जगह औद्योगिक चीजें स्थापित कर दी है। इसकी वजह से वो पेड़ पौधे कटने की वजह से बहुत सारी वनस्पतियां, बहुत सारे जीव क्या हो चुके हैं, रेड डाटा बुक में आ चुके हैं। रेड डाटा बुक क्या है, यूनाइटेड नेशंस के एक संस्था होती है, उसके द्वारा इसके ऊपर जारी किया जाता है। उसमें वो प्रजातियां आती है जो क्या करती है, आपकी वहां पर जो प्रजातियां खत्म होने की कगार पर है या खत्म हो चुकी है या खत्म होने वाली है, उनकी रेड डाटा बुक में नाम लिखा जाता है और फिर उनका क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। जो हमारा एनवायरमेंट डे है वो इसी पर है। किस पे है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग पे। चलिए अब आपको बताते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे, बताते हैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अगर अपन जानने की कोशिश करें तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है विश्व उष्णता, या हमारे क्या कह सकते हैं अपन, भौगोलिक उष्णता कहते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो हमारी पृथ्वी, आपको मैंने कल बताया था मेरी जब जियोग्राफी क्लास आपने देख, गोल है, ऊपरी जो चीजें मैंने बताया, दो ध्रुव बताया, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, वहां बर्फ जमी हुई ग्लेशियर के रूप में। अब अगर अपन वायुमंडल की संरचना देखें तो उसमें 78% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.36%। सूर्य जो हमारा है, सूर्य से जब किरणें आती है तो हमेशा वो शॉर्ट में आती है, यानी शॉर्ट वेव्स में आएगी, छोटी छोटी किरणों के रूप में आएगी। जब ये अंदर आती है तब कार्बन डाइऑक्साइड, शॉर्ट वेव्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रोकता है, लेकिन जब वापस जाती है तब लॉन्ग वेव्स में जाती है। और लॉन्ग वेव्स को कौन रोकता है, कार्बन डाइऑक्साइड रोकता है। इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड को पृथ्वी का क्या कहा जाता है, कंबल कहा जाता है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या ज्यादा हो जाए, मात्रा बढ़ जाए पृथ्वी पर, तो क्या होगा, वो मजबूत बन जाएगा और जो पृथ्वी पर जो सूर्य की ताप आया है वो ताप बाहर जाने से रुक जाएगा। जब बाहर जाने से रुकेगा तो पृथ्वी एक हीटर बन जाएगा। हीटर का मतलब क्या हो रहा है, गर्म जगह बन जाएगी। और गर्म जगह बनेगी तो क्या होगा, जहां पर बर्फ है, जहां हमारे ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर गलेंगे। और जब ये ग्लेशियर गलेंगे तो इन ग्लेशियर मतलब बर्फ, ठीक है, बर्फ के पहाड़, वो बर्फ के पहाड़ गलेंगे तो इनका पानी कहां पर आएगा, आपके महासागरों में आएगा। और महासागरों में जब पानी आएगा तो ऑलरेडी पानी ज्यादा है तो महासागरों का जल स्तर बढ़ेगा। जब महासागरों का जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो समुद्र के किनारे जितने भी देश हैं वो देश आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। इसके अलावा जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाती है। कौन से मंडल में जाती है, समताप मंडल में। 25 से 30 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल होता है, वहां पे एक गैस होती है ओजोन, उस गैस को नुकसान पहुंचाती है। उस ओजोन गैस की जगह कौन ले लेती है, उस ओजोन की गैस की रेड डाटा बुक में कौन कौन से, अरे बहुत सारे जीव है रेड डाटा बुक में, उनकी मैं लिस्ट अगर आपको पूछो कि बहुत सारे जीव है, उसमें आपका गोडावन भी शामिल है, बाघ जो इंडियन बाघ है वो शामिल है, ऐसे बहुत सारे जीव इनमें शामिल है। उस पर मैं कभी वीडियो लेके आऊं फिर बताऊंगा उसमें, ठीक है। ये तो मेंशन था, मैं जो चीज पे लाना चाहता हूं उस पर सुनिए आप। देखिए ओजोन गैस जो है वो, उसका जब नुकसान होगा तो ओजोन गैस वहां से हट जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी, तो सूर्य की किरणें अंदर तो आ जाएगी लेकिन वापस ना पाएगी। ओजोन गैस क्या करती है, पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पैराबैंगनी मतलब सूर्य की तेज किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिसकी वजह से ग्लेशियर गलते नहीं है। इस वजह से इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस क्या होते हैं, अगर मैंने कल बताया था आपको, कर्क रेखा, जब जियोग्राफी क्लास थी आप ध्यान रखिए, कर्क रेखा के ऊपर वाले, इससे मैंने बताया 66 डिग्री से ऊपर जो देश होते हैं, यानी कर्क रेखा से 66 डिग्री के बीच जो देश होते हैं उन्हें हम शीतोष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं। वहां पर ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा क्या होती है, सर्दी होती है, तो वहां पेड़ पौधे कम उगते हैं। रीजन क्या है, सूर्य की किरणें बहुत क्या होती है, कम पहुंच पाती है। एक बार आप शेयर कीजिए प्लीज, ठीक है, और लोगों तक पहुंचाइए प्लीज, आज शतक लगाना आपको, ठीक है। देखिए अब वहां पे पहुंच नहीं पाते तो वो लोग क्या करते हैं, कांच के घर बनाते हैं। कांच के क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। अब कांच के अंदर सिस्टम होता है, कांच के अंदर सूर्य की किरणें जाती है लेकिन बाहर नहीं आती। कभी आपने कार को देखा होगा, आप किसी कार को धूप में खड़ा कीजिए, उसके सारे जो उसके ग्लास है वो बंद कर दीजिए, फिर आप उसके आप एंटर हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म होता है क्योंकि सूर्य की किरणें कांच में एंटर हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट वेव्स के रूप में एंटर हो जाती है लेकिन लॉन्ग वेव्स के रूप में बाहर निकलती, तो कांच उन्हें बाहर जाने नहीं देता है। तो जब वो कांच के घर बनाते हैं, वहां पे जो वहां पे फसल होती है उनके कांच के घर बना दिए, उसमें पौधे उगा दिए, तो उन्हें सूर्य की किरणें मिल जाती है और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बना लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बाहर के वातावरण में जाती है और बाहर के वातावरण में जाकर के क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, तो फिर सूर्य की किरणें वापस नहीं बच जाती है और पृथ्वी की क्या बढ़नी शुरू हो जाती है, तापमान बढ़ना शुरू हो जाए। प्लीज आप एक बार शेयर कीजिए। चलिए अब देखिए, फिर इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे बड़े बड़े जो सिटीज होते हैं उनमें एसीज लगे होते हैं, एयर कंडीशनर लगे होते हैं। एयर कंडीशनर में सीएफसी गैस आता है और वो सीएफसी गैस क्या करता है, एयर कंडीशनर में बाहर अंदर
ठंडी हवा फेंकेगा, बाहर कैसी फेंकेगा, गर्म हवा फेंकेगा, तो उससे क्या गर्म होती है, आपकी पृथ्वी गर्म होती है। ये सारे कारण हैं आपके किसके, ग्लोबल वार्मिंग के। क्लाइमेट चेंज किसको कहते हैं, जलवायु में आने वाला परिवर्तन। जैसे पहले हमारे यहां पे गर्मी कम पड़ती थी, सर्दी भी सही तरीके से, अब क्या होता है, जैसे ही सर्दी आती है तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, जैसे ही गर्मी आती है तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसका रीजन क्लाइमेट चेंज है, पर्यावरण में हुआ बदलाव है। इस कारण इन चीजों को लेकर के वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। कौन सी तारीख को, 5 जून को यह मनाया जाता है। 143 देश इसके सदस्य होते हैं। वैसे विश्व का हर देश इस डे को मनाता है और हमें भी मनाना चाहिए, लेकिन हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात कहना चाहूंगा, हमारे क्षेत्र के लोग, राजस्थान के लोग, बाड़मेर के लोग खासकर क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। हमारा विश्नोई कम्युनिटी जो है वो तो इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। उनका आप अमृता देवी का खेजड़ली आंदोलन भी आप जानते होंगे। तो ये सारी चीजें, अभी मैं इस पे नहीं जाऊंगा आज ज्यादा, क्योंकि मुझे जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी है। तो ये छोटी सी बात थी आपके वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। पेड़ पौधे लगाइए और ऑक्सीजन को बढ़ाइए। आप पेड़ पौधे लगाना जरूरी है, क्योंकि वो ऑक्सीजन बढ़ाते हैं और हमारे जीवन को क्या करते हैं, सुखी बना। चलिए अब अपन इस इश्यू को यहीं खत्म करते हैं। फिर कभी मौका मिला तो मैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे लेके आऊंगा। आज मैं इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे और चीजों पे डिटेल में जाना है। आप एक बार शेयर कीजिए। अब बहुत अच्छी चीज आपके सामने आने वाली है पॉलिटिकल साइंस से, क्योंकि फ्राइडे है, मेरा पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट लेके आता हूं इस कारण उसके ऊपर। और ऐसी चीज आने वाली आपके एग्जाम में 101% एक सवाल आएगा वहां से। तो आप जानते हो विश्व के बहुत सारे जो देश हैं वो मिलकर के संगठन बनाते हैं। जैसे अमेरिका, यूएसए है, वो उसके और उसके साथी देश मिलकर के नाटो का एक संगठन बनाया। इसके अलावा यूएसएसआर का क्या, सोवियत संघ था, रूस के नेतृत्व में बनाया गया। इसके अलावा ईयू का मतलब क्या होता है, यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोपीय संघ। कौन से देश हैं, यूरोपीय देशों द्वारा मिलकर के क्या बनाया गया, यूरोपीय। दक्षेश, या जिसको हम आसियान कहते हैं, क्या है, जो दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के जो देश है वो मिलकर के बना। प्लीज एक बार आप शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए प्लीज। अब देखिए यहां पर तो ये दक्षेश बनाया गया। तो ये ऐसे संगठन है, या फिर आप ले सकते हो सार्क, जो हमारे साउथ इंडिया एशिया के देश है, भारत और 8 देशों में मिलकर बनाया वो। वैसे एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं G7 ग्रुप, उसकी बात हो रही है। ग्रुप का नाम क्या है, G7। जी किसके लिए स्टैंड करता है, ग्रुप के लिए। 7 का मतलब क्या हुआ, उसमें कितने देश शामिल है, 7 देश शामिल है। इसका कारण इसका नाम क्या हो गया, G7 हो गया। ठीक है, अभी क्या हुआ है, अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। आप सभी जानते हो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल होता है। पहले बराक ओबामा राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। उसके बाद 2016 में कौन राष्ट्रपति बने, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला और चुनाव भी होने वाले अमेरिका में राष्ट्रपति के। अमेरिका में सिस्टम होता है, एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता है, क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाया जाता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब होता है अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है, जहां क्या होता है, आपका राष्ट्रपति ही सर्वोपरि होता है। तो 4 साल में एक बार वहां पे चुनाव होता है, नवंबर में होने वाले। मैंने वो आपको एडिशनल खबर बता दी। अब प्लीज एक बार आप शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए, इस तरह मत कीजिए, प्लीज आप शेयर कीजिए एक बार। ठीक है, अब देखें अपन, अब देखिए आप वहां पे क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को एक क्या भेजा है, प्रपोजल भेजा है। क्या प्रपोजल भेजा है, उन्होंने कहा कि हमारे जो 7 देश हैं G7 में, ये जो हमारा ग्रुप है 7 देशों का, कब बना सुनिए, 1975 में G7 की स्थापना होती है, ग्रुप 7 की स्थापना होती है। क्यों होती है, 1970 में ऑयल क्राइसिस आया था। ऑयल क्राइसिस का मतलब क्या हुआ, तेल की कीमतों में बहुत भारी गिरावट आई थी, और ये जो यूरोपियन देश है, अमेरिका वगैरह, इनकी इकोनॉमी में बहुत गिरावट आई थी। उससे बचने के लिए इन 7 देशों ने मिलकर के एक क्या बनाया, ग्रुप बनाया। पहले हिस्ट्री जान लेते हैं फिर समझ। 1975 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है शुरुआत में। और इसके जो 7 देश हैं उनके नाम सुन लीजिए। यूएसए का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका को कहते हैं। अमेरिका में सिस्टम क्या होता है, देखिए अमेरिका में संविधान जो है वो फेडरल सिस्टम पे काम करता है, संघात्मक व्यवस्था पे काम करता है। उसमें राज्य और केंद्र के जो मुद्दे होते हैं वो अलग अलग बांटे हुए होते हैं। और अमेरिका 50 राज्यों का एक समूह है, इस कारण इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए मिले आपको तो भी अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहे तो भी अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहे तो भी अमेरिका है, और अमेरिका कहे तो भी अमेरिका है। ठीक है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। प्लीज एक बार आप शेयर कीजिए। अब देखिए 50 राज्यों का समूह है, जिसमें आपने कभी न्यूयॉर्क का नाम सुना होगा, इसके अलावा वाशिंगटन डीसी का नाम सुना होगा, कोलंबिया का नाम सुना, ये जगह है वहां पे, जो हॉलीवुड का नाम सुना होगा, लॉस एंजल्स का, ये अमेरिका के स्टेट्स हैं। अब देखिए वहां पे क्या होती है, एक तो यूएसए देश है, एक है यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड का दूसरा नाम है जिसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं। और यूनाइटेड किंगडम क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले इसका पूरी दुनिया में क्या था, राज था। और एक ऐसा समय भी था जब इंग्लैंड के राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, क्योंकि उसका पूरी दुनिया में क्या था, इतना शासन था। एक यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा आपका जर्मनी, इटली, कनाडा,
जापान और फ्रांस, ये वो देश हैं जो इसके G7 के क्या है हिस्सा है। कब स्थापना हुई? 1975 में। देखिए ज्यादातर जो देश हैं अमेरिका के और यूरोपियन कंट्रीज है। एशिया से सिर्फ एक ही देश था आपका जापान। एशिया से कौन सा देश था? जापान। अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। इसके अलावा फ्रांस, इटली, जर्मनी और आपके इंग्लैंड कहां से हैं आपके? ये आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं। जापान जो आपका है ये कहां से है? जापान आपका एशिया से है। 1975 में इसकी निर्माण हुई। 1998 में क्या होता है? इस ग्रुप के साथ, इन सातों ग्रुप के साथ में एक देश और जोड़ दिया जाता है जिसको हम कहते हैं रसिया, यानी रूस। रूस को शामिल किया और रूस फिर से क्या हो गया आपका? ये एशियन कंट्री हो गया। रूस का ध्यान रखना है, रूस और तुर्की दो देश ऐसे हैं जो यूरोप में भी पड़ते हैं और आपके एशिया में भी पड़ते हैं। प्लीज एक बार आप शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए प्लीज। अब देखिए आप यहां पे शेयर आप बहुत करते हो, लोगों को भी जोड़िए और आप उनसे आप ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ सकें। आप बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ऐसी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, ये मेरा उद्देश्य होता है। इस कारण मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। चलिए अब देखते हैं अपन अब क्या हुआ। अब क्या हो गया? इसका नाम 1998 में बदल गया G7, क्योंकि 8वां सदस्य रूस जुड़ गया तो इसका नाम G8 हो गया, क्योंकि सदस्य कितने हो गए? G8 8 हो गए। अब क्या हुआ? 2014 में क्या हुआ? रूस ने एक क्रीमिया नाम का छोटा सा देश है उसके ऊपर एक्सेशन कर लिया, उसके ऊपर अधिकार करने की कोशिश की, उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की। तो इन 7 देशों ने मिलकर के रूस को उस ग्रुप से बाहर निकाल दिया। इस कारण 2014 के बाद फिर से ये क्या हो गया? G7 हो गया। पहले G8 फिर G7 वापस हो गया। प्लीज एक बार शेयर कीजिए। अब देखिए फिर क्या होता है, अभी 2020 में क्या हुआ है? उसके बाद ये G7 ही है, इनकी मीटिंग होती है हर साल। पिछले साल इनकी मीटिंग फ्रांस में हुई थी, पेरिस के अंदर, और ये चीज मैं बताऊंगा आपको फिर। अब देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने 4 देशों को एक प्रपोजल भेजा है। 4 देश कौन कौन से? नाम सुनिए। इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। इंडिया, साउथ कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया। G20 भी है क्या? हाँ G20 भी है, वो 20 देशों का समूह है। उसके बारे में फिर कभी पर्टिकुलर बात करें। आज मुझे काफी लंबे टॉपिक पे जाना है, चाइना इंडिया के बारे में बात करनी, इस वजह से उस पर बात नहीं करें। चलिए अब देखिए यहां पे ये 4 देशों को प्रपोजल मिला है। साउथ कोरिया, चाइना नहीं, इंडिया और रशिया, और इसके अलावा किसको? आपके ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और साउथ कोरिया ने अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने जवाब दिया कि हम इसके बारे में सोचेंगे और हम आपके प्रपोजल का स्वागत करते हैं। प्रपोजल क्या है कि ये जो हमारा G7 है इसको हम G11 बना देते हैं। 11 मतलब इन 4 देश जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 11, ग्रुप 11 हो जाएगा। ये प्रपोजल भेजा है किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। भारत ने इसका स्वागत किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने इसका स्वागत किया है। साउथ कोरिया वगैरह ने, इन्होंने भी किया है। रूस इसके ऊपर थोड़ा स्टैंड अलग ले रहा है। आप जानते हो 1945 से लेकर के 1990 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर, सोवियत संघ, उस रूस द्वारा चलाया गया। इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चला था, यानी शीत युद्ध चला था। इस कारण ये दोनों एक दूसरे के क्या है? दुश्मन है। इस वजह से इनके बनती भी क्या है? कम है। अब रूस ने कहा है हम सोचेंगे, जब ये समिट आपके न्यूयॉर्क में होगा तब हम वहां आएंगे, तब आपको बताएंगे। लेकिन रूस अपनी बात रखेगा कि मुझे स्वतंत्र रूप से इस ग्रुप में काम करना दिया जाए तभी जुड़ूंगा, क्योंकि रूस और चाइना के बीच में अलाइज हैं, वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और वो अमेरिका के खिलाफ वो ग्रुप में शामिल है। अब देखिए आप, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप के पीछे करने का एक ही उद्देश्य है, चाइना को दुनिया में आइसोलेटेड करना। आइसोलेटेड मतलब आइसोलेशन आपने सब सुना ना, जैसे कोविड-19 में तो आइसोलेट रहिए, घर पे रहिए, आइसोलेशन में रहिए, ये शब्द होता है। आइसोलेशन मतलब अकेला करना, यानी ये देश इतने इतने बड़े बड़े देश अगर जुड़ जाते हैं तो क्या होगा? चीन अकेला पड़ जाएगा, और जब चीन अकेला पड़ जाएगा तो अमेरिका क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। अमेरिका की अब समस्या क्या वो सुनिए। अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या है, अमेरिका अभी क्या हो रहा है? सुपर पावर था इतने सालों तक, उसका राज था दुनिया में, अब चाइना उसको टक्कर दे रहा है और अमेरिका नहीं चाहता है कि उसका सुपर पावर उसके हाथ से जाए। तो भारत जैसे इन देशों को मिलाकर के वो क्या चाहता है? एक ग्रुप बने जिसके अंदर ये देश भी शामिल हो और चाइना अकेला रह जाए। ठीक है, अब इस बात को लेकर के ये हुआ है, क्या भारत को इसके अंदर शामिल होना चाहिए? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या भारत को इस डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल को शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जल्दी से बताइए। G7 से G11 में शामिल होना चाहिए, नहीं? इतने साल भारत एज अ गेस्ट शामिल होता था। गेस्ट का मतलब क्या होता है? मेहमान के रूप में शामिल होता था इतने सालों तक। अब भारत को यह प्रपोजल मिला है, भारत ने स्वागत किया है। भारत क्या फैसला लेता है वो मैं बताऊंगा। अब आप जल्दी से कमेंट में बताइएगा, क्या भारत को इसके अंदर शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं आपको बताता हूं कि भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए इसके बारे में। चलिए, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया वगैरह सबने क्या कहा है कि शामिल, हम सोचेंगे इसके बारे में। अब अपन बात करते हैं भारत को इसमें शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए, ईश्वर साईं जाट नहीं होना चाहिए। चलिए, और लोगों से, और लोग भी आपको अपना बात बताइए कि क्या इसमें शामिल होना चाहिए। अपन देखते हैं। पहली बात तो ये जो ग्रुप है G7, इसमें जो देश शामिल है वो, मांगाराम जी नहीं,
दुर्गाराम जी यस। चलिए और भी आंसर दीजिएगा, मैं आपको बता, फिर आपका मैं क्लियर कर दूंगा पूरा कॉन्सेप्ट, शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर आप लास्ट में डिसाइड करके जाओगे, ठीक है। अभी तो आपने अपना मत रखा है, फिर मैं क्लियर करूंगा कि शामिल हो, फिर आपका मत स्पष्ट हो जाएगा। चलिए अब आप इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे आपका, चलिए पुकरा जी नहीं, चलिए अब देखते हैं अपन यहाँ पे बात करते हैं। अब देखिए G7 में जो देश मैंने नाम बताया आपको, अमेरिका, आपका यूके, या फिर अपन ले लें किसको, आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, इन देशों के बीच में खुद के बीच में विवाद है। ये देश खुद क्या नहीं है, एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए, छोटे छोटी चीजों पे विवाद है। अमेरिका इन छोटे छोटे इन देशों के ऊपर कई बार धमकी भी दे देता है। और पिछले साल फ्रांस में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, जब ये संगठन बनाए उससे लेकर के पहली बार ऐसा हुआ, इन सब देशों ने मिलकर के एक ज्वाइंट क्या नहीं किया, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी नहीं दिया दुनिया के सामने, यानी दुनिया के सामने एक ज्वाइंट यानी मिलकर के एक संयुक्त स्टेटमेंट भी नहीं दिया। इसका मतलब, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, जिन्होंने अभी ये दिया है, सांसें हो रही है कम। चलिए आपकी शायरी में बाद में पढ़ूंगा, अच्छी शायरी लिखी आपने, लेकिन बाद में पढ़ूंगा, अभी मेरे को थोड़ा सा इस पे बात करनी है। अब देखिए और लोगों जोड़ी प्लीज। अब देखो यहाँ पे क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये आउटडेटेड क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, पहले उन्होंने बोल दिया, अब कह रहे हैं आप इसमें शामिल हो, क्योंकि वो चाइना उनके खिलाफ हो रहा है इस वजह से। दूसरी बात, ये देशों के बीच में कम बनती है। दूसरा, रूस जो अगर जुड़ेगा भी, अगर कल को रूस जुड़ता भी है, तो रूस हमेशा अमेरिका के खिलाफ रहेगा, तो इस ग्रुप की जो चीज है, कम्युनिकेशन है, जो इसका कोऑर्डिनेशन है, वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और रूस कोशिश करेगा कि इसका पक्ष लिया जाए, चाइना का पक्ष लिया जाए, अपने खुद के इंटरेस्ट वहां प्रस्तुत किया जाए। अभी जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया तो क्या करेगा, इसको प्रपोजल स्वीकार कर लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का अलाइज है। इंडिया भी इसमें शामिल होगा कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पहली बात तो अपन थोड़ा इंडिया की हिस्ट्री में चलते हैं। 1945 के शीत युद्ध में, प्लीज आप शेयर कीजिए, शीत युद्ध में क्या होता है, रूस और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध था। उस वक्त हमारे जो सरकार थी, उन्होंने एक गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया। उस आंदोलन में इंडोनेशिया, भारत और ऐसे मिस्र, ऐसे देश थे जिन्होंने ये आंदोलन चला। उन्होंने कहा कि हम ना तो रूस के साथ में हैं, ना अमेरिका के साथ में, हमारे लिए सभी देश बराबर है, और हम सबके साथ मित्रवत व्यवहार रखेंगे, और हमारे बायलैटरल क्या होंगे, रिश्ते होंगे। बायलैटरल रिश्तों का मतलब क्या होता है, हम देश यानी जैसे अमेरिका भारत का सिस्टम है, तो हमारा ही बीच में रिश्ता होगा, कोई तीसरा देश उसमें क्या नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। आपने देखा कश्मीर के मामले में अमेरिका ने कहा कि हम पाकिस्तान का आपके साथ मिलकर के सुलह कर लेंगे। भारत का क्या स्टैंड था, बात करना नहीं, ये हमारे दोनों देशों का मामला है, हम अपने आप सुलझाएंगे, आपको बीच में पंचायती करने की जरूरत नहीं है। ये भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है, और उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को माना है। क्या अब भारत सरकार इस स्टैंड पे रहती है, या अमेरिका के साथ जाकर के मिलती है? अपन दो शर्त लेते हैं। मान लो भारत अमेरिका के साथ मिलता है, तो नुकसान क्या, सुनिए। अगर भारत अमेरिका के साथ जाकर के इस प्रपोजल को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, ये युद्ध क्या होता है, ये युद्ध कहाँ होता है सर, ठीक है बताऊंगा आपको, वहीं पे आता हूं, ठीक है 10 मिनट 5 मिनट आप वेट कीजिए, और लोगों को जोड़ी प्लीज। अब देखिए यहां पर अपन देखिए, यहां पर अगर बात करें तो ये अमेरिका के स्टैंड, मान लो भारत अमेरिका के साथ जुड़ गया, ठीक है, अमेरिका के साथ भारत जुड़ गया, तो क्या होगा, चाइना नाराज हो गया। आप जानते हैं हमारे 6 राज्यों की सीमा चाइना के साथ में लगती है, और उनके दो यूनियन टेरिटरीज की और बाकी राज्यों की सीमा लगती है। अगर चाइना के साथ अगर हमारा डिस्प्यूट बढ़ेगा, और भले ही हमारे अभी विवाद चल रहा हो चाइना के साथ, लेकिन हमारे चाइना के साथ अच्छे व्यापारिक रिश्ते हैं, अच्छे बहुत सारे ऐसे अकॉर्ड बना रखे हैं, बहुत सारी ऐसी संधियां बना रखी है, जिसके माध्यम से भारत और चाइना के बीच में युद्ध होने की संभावनाएं कम है। मैं बात करूंगा, आप ये मत सोचिएगा कि टीवी पर तो आपको दिखाया जा रहा है कि युद्ध होने वाला है। देखिए टीवी पे ऐसा ही होता है, न्यूज चैनल हमेशा ऐसे दिखाते हैं जैसे दुनिया कल खत्म होने वाली होती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, अच्छी बातचीत चल रही है, और भारत और चाइना के बीच युद्ध होने की बहुत कम संभावनाएं हैं, और दोनों देश ऐसा जानते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो दोनों देशों को नुकसान होगा। ये दोनों देश एशिया की बढ़ती हुई क्या है अर्थव्यवस्था है, और दोनों देश जानते हैं कि इस युद्ध के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे। ऐसा नहीं कि भारत 1962 वाला भारत है, अब बहुत बदल चुका है भारत, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित की है, और चाइना भारत के खिलाफ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी की वजह से ही वो ऐसा कर रहा है। इस वजह से आप ये मत सोचिए कि वॉर जैसी स्थिति, अभी टाइम लगेगा, ये चीजें रिजॉल्व हो जाए, ये हम चाहते हैं। अब पहले इस पे बात करते हैं। तो अगर भारत इसके साथ स्टैंड लेता है, तो चाइना स्ट्रांग है, और चाइना हमारे खिलाफ जो हमारे सीमा विवाद है वो डिस्प्यूट नहीं सुलझ पाएंगे, इस वजह से भारत इसके साथ जाना नहीं करेगा। एक तो गुट निरपेक्ष हो गया, एक इस वजह से। दूसरा, अगर भारत चाइना के साथ जाता है, यानी इस ग्रुप में शामिल नहीं होता है, तो अमेरिका से ही हमें रिटेलिएशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे अच्छे व्यापारिक संबंध है। सऊदी अरब, अमेरिका ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे सर्वाधिक क्या करते हैं, हम लोग वहां पे क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, उन देशों को चीजें भेजते हैं, तो वहां से भी क्या आएगी, भारत को क्या आ सकती है, समस्या आ सकती है, इस वजह से। और सुनिए, अभी प्रपोजल किस व्यक्ति ने दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, नवंबर में क्या होने वाला है, चुनाव, प्लीज आप शेयर कीजिए, ठीक है, नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, और ज्यादातर मामलों में अभी अश्वेत आंदोलन चल रहा है अमेरिका के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप के जाने के चांसेस ज्यादा है, यानी दोबारा अगर उनकी सरकार नहीं आती है, तो ये जो ग्रुपिंग होगी 11 देशों की, ये फैल भी हो सकती है।
बात समझ में आ रही है आपको? तो उसमें दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहेंगे, सितंबर में यूएन जनरल असेंबली की क्या होने वाली बैठक होनी है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो महासभा है उसकी बैठक होने वाली है, उस बैठक से पहले ये ग्रुप बनाना चाहते हैं, और ताकि उस बैठक में चाइना के खिलाफ अमेरिका क्या कर सके, इन देशों को दिखा सके कि ये 11 देश मेरे साथ में है यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, और तुम अकेले हो। इसके लिए अमेरिका की ये कोशिश जारी है। इस वजह से भी भारत को सोचना चाहिए कि क्या जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला खिलाफ भी जा सकता है, और ये क्या कर सकता है, हमारे बाकी देशों के साथ रिश्ते क्या कर सकता है, कमजोर। दूसरा, बाकी जो देश हैं जिनको 4 देशों को, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ये चारों क्या कदम उठाते हैं वो भी हमें पहले देखना चाहिए। अगर वो लोग जाकर के शामिल होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में सोच। तो भारत को बहुत सारे मामलों के ऊपर सोच करके फिर कदम उठाना चाहिए। और भारत की हमेशा से नीति रही है कि किसी देश के खिलाफ गुट बनाना, शामिल होकर के शीत युद्ध लड़ना, ये भारत की नीति नहीं है। भारत हमेशा विश्व में शांति और शांति का दूत रहा है। तो शायद भारत इस कदम को नहीं उठाएगा और किसके साथ इस ग्रुपिंग में शामिल नहीं होगा। ये आने वाला टाइम बताएगा कि भारत इन दोनों इस प्रपोजल को स्वीकार करता है कि नहीं। लेकिन इस प्रपोजल को स्वीकार करने में अनिश्चितताएं ज्यादा है और निश्चितताएं क्या है, कम है। तो आप इसको देखते रहिएगा, और मैं आगे अगर इससे संबंधित कोई नई चीज आती है तो मैं आपको क्या करूंगा, जरूर बताऊंगा। ये चीज आपको जानिए। चलिए अब अपन आते हैं किसके ऊपर, इंडिया चाइना के ऊपर, यानी इंडिया और चाइना के बीच में क्या चल रहा है उसके बारे में अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। चलिए अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, कौन है, नाम बता दीजिए फटाफट। हमारे डिफेंस मिनिस्टर का नाम बता दीजिएगा, मैं मेंशन कर चुका हूं पहले भी कई बार क्लासेस में। तो आप बताइए डिफेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे रक्षा मंत्री कौन है, उनका नाम बताइए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, प्लीज आप एक बार शेयर कीजिए। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि भारत क्या कर रहा है, चीन के बॉर्डर पे बहुत सारी आर्मी डिप्लॉय कर रहा है, आर्मी लगा रहा है, इक्विपमेंट लगा रहा है, उपकरण वहां पे स्थापित किए जा रहे हैं। उसका रीजन है चाइना और जो भारत है उसके बीच में बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ चुका। आप कहोगे पहले की क्लासेस में आप चाइना पे भी लेके आएंगे, देखिए मैं हर बार लेके आता हूं तो हर बार अलग चीज बताऊंगा, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए कि इस बार भी वही चीज, नहीं, रिपीट कुछ भी नहीं कहूंगा, अलग चीज बताऊंगा। एक और आज नया विवाद लेके आऊं, पहले मैंने एक पोंग चोंग विवाद लेके आया था, झील का विवाद लेके आया था मैं, ठीक है। अब नया लेके आता हूं, भारत की सीमा किसके ऊपर लगती है, सर कहां पर गांधी जी की मूर्ति तोड़ी जा रही है, ये न्यूयॉर्क में हो रहा था, उनको पैक किया गया था, वहां पे अश्वेत आंदोलन चल रहे हैं, तो वहां पे जो व्हाइट लोग हैं वो तोड़ सकते हैं, इस संभावना के आधार पे अमेरिका में क्या किया गया, उनकी प्रोटेक्ट की गई है गांधी जी की मूर्ति को। अगर आप जानते हो अमेरिका में अब्राहम लिंकन करके एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, अब्राहम लिंकन, वो पहले काले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और वो गांधी से प्रेरित थे और वो गांधी को अपना गुरु मानते थे, और उन्होंने अश्वेत लोगों के लिए आवाज उठाई और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने पहली बार। और वही क्या थे आपके अब्राहम लिंकन, वहां पे इस तरह से उनकी वजह से उनको लग रहा है कि श्वेत लोग उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, इस वजह से ऐसा किया। चलिए अब देखते हैं अपन यहां पे क्या बात करते हैं। अब उन्होंने कहा एलएसी पर, नाथुला दर्रे पर, और जहां पर लद्दाख में सीमा लगती है वहां पर भारत आर्मी डिप्लॉय कर रहा है, और इसके तहत क्या होगा, इंडिया की ट्रूप वहां पे पहुंच चुकी है। अभी ऑफिशियल बात चल रही है चाइना के साथ, लेकिन वो जो निम्न स्तर की बातचीत थी वो क्या हो चुकी है, फैल हो चुकी है। अब बड़े स्तर पर क्या चल रही है, बातचीत चल रही है, यानी जो बैकग्राउंड में पीछे बातचीत चल रही है। लेकिन समस्या क्या आ रही है, समस्या आ रही है दोनों देशों का मीडिया। दोनों देशों का मीडिया क्या करता है, राजनाथ सिंह, वेरी गुड, सही आंसर है आपका। राजनाथ सिंह क्या है, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री, ये बात ध्यान रखनी। थैंक यू फॉर आंसरिंग। अब देखिए यहां पे अपन बात करें तो चाइना के बीच बातचीत चल रही है, हमारे मीडिया क्या करता है, नेशनलिज्म फैलाता है। नेशनलिज्म मतलब जैसे हमारे सामने चाइना का नाम लिया जाता है, किसी हमारे दुश्मन देश का नाम, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे वैसे इसके अंदर मीडिया क्या करता है, बात को बढ़ा करके पेश करता है। ये मीटिंग चल रही है, यहाँ पे ये ऐसे मिलिट्री जा रही है, आपको ट्रक दिखाते हैं, अभी युद्ध होने ही वाला है। अपने को लगता है गए काम से और युद्ध होने वाला है, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दोनों देश ने, अगर आपने देखा है, चीन और भारत के जो जितने भी नेता है, किसी भी नेता की तरफ से किसी भी प्रकार का बयान नहीं आया। अगर आपने पीछे अगर मीडिया की खबरें देखी है, कहीं पे भी ना तो भारत सरकार ने कोई ऐसा बयान जारी किया कि हमारे साथ चाइना के साथ युद्ध करने वाला है, ये करने वाले हैं, वो है, चाइना ऐसे कर रहा है, कोई बयान नहीं आया। ना किसकी तरफ से आया है, उस चाइना की तरफ से। इसका मतलब ये हुआ कि मीडिया जो चीजें पेश कर रहा है वो थोड़ी सी हाई लेवल की नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, टीआरपी इकट्ठी करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बाकी बातचीत चल रही है, उसके ऊपर बाद में क्या होगा, फैसला होगा। अब अपन बात करते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में कौन कौन सी चीजें जो इसका मतलब अपने देश में मीडिया को इतनी छूट नहीं होनी चाहिए, नहीं, ये नहीं बात है। छूट होनी चाहिए, मीडिया को अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है, शंकर जी आप सभी टॉपिक को समझाते हैं, जैसे जीएनए न्यूज में सुधीर चौधरी जी, इसको बहुत बहुत अच्छा लगता है। चलिए सुधीर चौधरी जी, अच्छा ठीक है, आपने उनसे मुझे कंपेयर किया, उसके लिए थैंक यू, बट पर्सनली आई डोंट लाइक हिम। चलिए कोई बात नहीं, वो अलग बात है, अपन उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं। अब देखिए इसका जो अपने देश में मीडिया है
उनको छूट तो होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के जो थोड़ी सी चीजें होती है उन पे हमें क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। नेशनलिज्म अलग बात है, हम सबको गर्व होता है जब ये तिरंगा देखते हैं, हमें सैल्यूट करने का सबका मन होता है, लेकिन आप उसी तरह पेश करो कि चीजों को हाईलाइट हो, हमारे डिस्प्यूट बढ़े। मीडिया का क्या योगदान होना चाहिए कि विवाद कम हो, तो वो अगर हाईलाइट करते हैं तो विवाद क्या होता है, ज्यादा होता है। इस चीज को समझना चाहिए। मैं बताऊंगा अभी एक हमारे जो हमारे व्यक्ति हैं जयशंकर करके, उन्होंने जो हमारे जो विदेश मंत्री उनकी बात भी करूंगा, और इसके अलावा शिवशंकर मेनन, भारत के पहले क्या हुआ थे, एनएसए हुआ करते थे, नेशनल क्या हुआ करते थे, राष्ट्रीय सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार हुआ करते थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुआ करते थे, और उन्होंने 2010 से 2013 के बीच में चीन के वहां पे काम किया है। उन्होंने अखबार में, हिंदू अखबार में उनका इंटरव्यू छपा था, उन्होंने उस चीज में यह कहा था कि किस तरह से अमेरिका, चीन और भारत का ये विवाद निपटा जाए, उसके बारे में आऊंगा उस पर। उससे पहले मैं बात करता हूं कि युद्ध क्यों नहीं होगा। युद्ध इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारत और चाइना के बीच में 5 संधियां हो चुकी है, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक 1900 क्या हुई, वाई डोंट लाइक एससी, अच्छा मैं क्यों पसंद है वो बात किया, मैं फिर इश्यू हो जाएगा, फिर बात करेंगे, मैं लास्ट में बात करूंगा इस पर, ठीक है। इस पर चलिए अब देखो, अब बात करें अपन यहां पर कि अब मैं चाइना के बारे में बात कर रहा हूं। 5 1993 में एक अकॉर्ड आया। 1993 अकॉर्ड में क्या लिखा था कि भारत और चीन क्या रखेंगे, शांति। फिर 1996 में आया कि दोनों देश क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस विकसित करेंगे। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या, तो दोनों देश आपस में एक विश्वास पेश करेंगे कि कोई देश अगर विवाद हो भी जाता है तो सीधा आर्मी डिप्लॉय नहीं करना है, हमको आपस में ऑफिशियल बात करनी है, अपने नेताओं से आपस में बात होगी, फिर इस विवाद को निपटाया जाए। फिर 2005 में भी ऐसा एक बना, फिर 2012 में भी इस प्रकार का एक इसको अकॉर्ड बना, और फिर 2013 में एक अकॉर्ड बना, उसका नाम मेंशन करना चाहूंगा, बॉर्डर कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत क्या था कि भारत जो है और चीन जो है, दोनों बॉर्डर पे किसी भी प्रकार का विवाद झगड़े में बदलने से पहले, युद्ध में बदलने से पहले ऑफिशियल जो उनके जो बड़े बड़े अफसर हैं वो बातचीत करेंगे और इस तरह के विवाद निपटाएंगे। ये जो 5 जो बने हुए हैं, इनके माध्यम से, इन एग्रीमेंट्स के माध्यम से युद्ध होने की संभावना बहुत कम रहे। जो लोग नए जुड़े प्लीज एक बार आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को क्या भी कीजिए, जोड़िए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। अब देखिए यहां पे एक इंटरव्यू छपा है शिवशंकर मेनन का। शिवशंकर मेनन कौन है, पहले भारत के क्या थे, एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी, एनएसए थे एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा, जैसे अजीत डोभाल कैसे वैसे ये थे। और बाद में 2010 से 2013 के बीच में वो चाइना के क्या किया, वहां पे काम किया। देखिए ऐसे लोगों को आप जरूर उनकी बात को मानिए। कारण क्या है, मीडिया में जो लोग होते हैं वो गए नहीं हुए, चाइना नहीं गए, उन्हें कभी नहीं पता है चाइना के बीच में क्या, उन्होंने कहीं से चीज उठाते हैं, पेश कर देते हैं। मैं इन्हें कहता हूं गलत पेश करते हैं, उनका मतलब उनका रेफरेंस होता है। लेकिन ऐसे लोगों का खुद का इंटरव्यू आता है जिन्होंने 3-3 साल वहां काम किया है। ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं, वहां पर आपके काम कर चुके हैं, भारत के राष्ट्रीय सलाहकार रहते हैं, तो उनकी बात को हमें क्या करना चाहिए, गौर करना चाहिए। उन्होंने जो सजेशंस दिए, उन्होंने एक जगह बताई है डेपचांग, एक जगह क्या है, डेपचांग। 2013 में इस जगह को लेकर भारत और चीन के बीच में विवाद हुआ। डेपचांग क्या है, डेपचांग लद्दाख के अंदर, लद्दाख में कुछ हिस्सा चीन के कब्जे में है ना सर, हाँ उनके पास में कब्जा, इससे भी आता हूं मैं। डेपचांग जगह है लद्दाख के अंदर, डेपचांग जगह है। क्या है डेपचांग जगह, डेपचांग जो जगह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है, ठीक है। बीच में क्या है, बीच में देखिए, बीच में खाली जगह है। अब चाइना के 1962 के युद्ध में चाइना ने उस जगह को क्या कर लिया था, अपने अधिकार में बाद में वापस दे दिया। अभी चाइना ने क्या किया, फिर से वहां पे अपनी आर्मी लगा दी है। कारण क्या है, वो खुली जगह है, वहां छोटे आर्मी के जो छोटे व्हीकल है, जैसे ट्रक है या कोई जो बड़े बड़े जो व्हीकल है, उनको आप आसानी से वहां घुमा सकते हो, वहां वो मूवमेंट कर सकते हैं और आसानी से वहां पे गोले वगैरह दागे जा सकते हैं। इस कारण उस पे चाइना क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई करना चाह रहा है। किस पे, डेपचांग जगह पर। 2013 में भी उसमें अधिकार करने की कोशिश की, अब फिर से अधिकार करने। तो शिवशंकर मेनन क्या कह रहे हैं, शिवशंकर मेनन का कहना है कि ये चाइना की पॉलिसी क्यों है, चाइना इस वजह से कर रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत ने बॉर्डर पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, सड़कें बनाई है, ब्रिज बनाए हैं, टनल्स बनाए हैं, इसके अलावा वहां पे इक्विपमेंट लगाए हैं, सेना बढ़ा दी है। तो चाइना को लग रहा है कि इस तरह से क्या होगा, भारत क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है, हम इसको रिटेलिएट करते हैं, इसके खिलाफ आते हैं तो चाइना कमजोर, भारत कमजोर हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये चीज आप समझिए इन चीजों को। अब देखिए आप, अब इसके अलावा उन्होंने सजेशन दिए, 3 सजेशन आपको ध्यान रखने। उन्होंने, शिवशंकर मेनन ने पहला सजेशन दिया मीडिया। इन्होंने कहा दोनों देशों के मीडिया को शांत रहना चाहिए, इतना ज्यादा हो हल्ला नहीं करना चाहिए नेशनलिज्म के नाम पर। प्लीज एक बार आप शेयर कीजिए। और बॉर्डर विवाद को बातचीत से, 2 तरह उन्होंने सजा, एक तो उन्होंने बताया डिप्लोमेटिक तरीके से और एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन बताया। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब दोनों देशों के राजनयिक एम्बेसडर होते हैं, वो देश के, वो क्या करेंगे, एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है 2013 के अंदर, 2010-2013 में वो वहां के हमारे राजदूत हुआ करते थे चाइना के अंदर, जो वर्तमान में क्या है हमारे विदेश मंत्री है वो तो वो बातचीत चल रही है, उनकी मंत्री स्तरीय बातचीत चल रही है चाइना के साथ में। इसके अलावा जो हमारे एनएसए हैं, यानी हमारे जो अजीत डोभाल है, उनकी भी बातचीत
चल रही है, तो इनकी बातचीत होनी चाहिए, इनके द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया जाता है उसको मानना चाहिए, ना कि मीडिया द्वारा नेशनलिज्म के नाम पे बनाई गई चीजों को, और दोनों मीडिया को शांत रहना चाहिए। उन्होंने तारीफ की है चाइनीज गवर्नमेंट की और इंडियन गवर्नमेंट की कि दोनों ने किसी भी प्रकार का भड़काऊ भाषण नहीं दिया, किसी प्रकार की भड़काऊ स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये चला है वो चला है। दोनों संयम बरत रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, ये विवाद क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बताई है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमें वहां पे सेना नहीं लगानी, उन्होंने कहा जो सेना लगाई जा रही वो सही डिप्लो, क्योंकि चाइना को लगना चाहिए कि भारत अगर हम इनके आगे बढ़ रहे हैं तो ये खिलाफ आ रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं, लड़ने के लिए तैयार है, डिफेंस करने के लिए तैयार है, डिफेंड करेंगे। इस वजह से सामने वाले देश की मानसिकता पर फर्क पड़ता है कि ये देश अगर हम युद्ध करते हैं तो ये डिफेंड भी कर सकता है और हो सकता है हम हार भी जाए, तो वो देश इस तरह के विवाद में आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटेगा या शांति की तरफ आएगा, किसकी बातचीत की टेबल पे आएगा। नहीं तो क्या करे, उसको लगेगा कि देश सामने कमजोर हो रहा है, चल चढ़ते हैं, युद्ध कर लेते हैं, हरा देते हैं, फिर ऑक्यूपेशन कर लेते हैं। इस कारण डिफेंस, जो भारत की डिफेंस पॉलिसी है, यानी जो इस तरह से जो वहां पे सेना डिप्लॉय की जा रही है, वो चीज अच्छी है। ये किसने कही है? शिवशंकर मेनन ने कही है, क्योंकि ये चीज डिपेंड करती है। देखिए, अगर आप कमजोर बैठ जाओगे तो चाइना को लगना चाहिए कि 1962 वाला भारत नहीं है, दूसरा भारत है। अगर हम इस तरह से सामने बढ़ते गए तो क्या हो सकती है, समस्या हो सकती है। चलिए, ये बातें किसने कही? शिवशंकर मेनन। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और चाइनीज सरकार को लगातार क्या करते रहना चाहिए, बातचीत करता रहना चाहिए। इसके अलावा आज मैं एक और चीज लेके आया हूं आपके सामने, चाइना और इंडिया से संबंधित है। एक प्रोग्राम की बात करते हैं। प्रोग्राम का नाम क्या है? BADP। प्रोग्राम का नाम सुनिए, BADAP फुल फॉर्म होता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली आपसे यहां से। प्लीज एक बार आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज चलिए फिर अपन देखिए BADP क्या है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1980 के दशक में इसकी शुरुआत होती है। कब शुरुआत होती है? 1980 के दशक में। जो हमारा फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान चलता है, 7वें 5 ईयर प्लान में, 5 ईयर प्लान क्या होती है? 5 वर्षीय योजना होती है, उसके तहत इसकी शुरुआत हुई थी। क्या है ये, अब जानिए अपन। आप जानते हो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर लगता है किसके साथ? जम्मू कश्मीर का, जो अब एक यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख का, जो अब एक यूनियन टेरिटरी है, इसके अलावा उत्तराखंड के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, और इसके अलावा आपके सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, इनके साथ हमारे क्या लगता है? चीन के साथ बॉर्डर लगता है। अब इन देशों के अंदर, इन जो ये बॉर्डर वाले देश हैं, ये बॉर्डर जो प्रोग्राम है, ये आए कौन सा? BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहले जब शुरू हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी जो बॉर्डर है उसके लिए। पश्चिमी बॉर्डर कौन सा है? रेड क्लिफ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर। इस पे शुरू किया गया, फिर इसको बढ़ाया गया 1980 के दशक में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसको बढ़ा करके जो बांग्लादेश के साथ हमारी जो सीमा लगती है उस पर भी क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। फिर 1990 के दशक में क्या होता है? इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया? आपके पूरे देश के जितने भी देशों के साथ हमारी सीमा लगती है उन सब पे लागू कर दिया गया। आज ये 16 राज्यों की सीमा लगती है और 2 यूनियन टेरिटरीज की ये प्रोग्राम चलता है। क्या है ये प्रोग्राम, जानिए अभी। चलिए, कितने राज्यों में? 16 राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरी में ये प्रोग्राम चलता है। अगर हम सीमा वाले राज्यों की बात करें तो आप जानते होंगे हमारे कौन कौन से राज्य जिनकी सीमा किससे लगती है? अन्य देशों से। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनके नेपाल से लगती है। ठीक है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये ऐसे जो हमारे राज्य हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? अन्य देशों से लगती है। तो अब ये प्रोग्राम BADP पूरे इन सभी राज्यों में क्या होता है? लागू होता है। क्या काम करता है? पहली बात तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करता है, यानी बॉर्डर पे क्या करता है? रोड्स बनाना, ब्रिज बनाना, ये सारे काम है। दूसरा, बॉर्डर पे रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, ये सारे काम BADP के अंदर किए जाते हैं। BADP भारत सरकार द्वारा संचालित क्या है? आपका एक प्रोग्राम है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा संचालित पूरी तरह, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकृत है। इसके अंदर राज्य सरकार, जो जितने भी राज्यों की सीमा लगती है दूसरे देशों के साथ, उन राज्य सरकारों के साथ मिलकर के, जिन गांवों की सीमा लगती है तो उन गांवों की पंचायत के साथ मिलकर के, जिन राज्यों की पुलिस वहां पे है उन पुलिस के साथ मिलकर के केंद्र सरकार क्या करती है? इस प्रोग्राम को चलाती है। प्लीज आप एक बार आप क्या कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए, और लोगों की संख्या जैसे जैसे हमारा लाइव खत्म हो रहा है और ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए, ना कि कम होने चाहिए। प्लीज इसके ऊपर आप थोड़ा सा काम कीजिए। बहुत अच्छी खबर देने वाला हूं आपको। इसका क्या क्या करती है? शिक्षा के लिए काम करेगी, एजुकेशन के लिए, और एग्रीकल्चर फैसिलिटी के लिए भी क्या करती है? यहां पर
काम करती है। इसमें अभी क्या हुआ है, बीएडीपी के अंतर्गत क्या किया गया है, चाइना का जहां बॉर्डर लगता है 10% फंड जोड़ा गया है, यानी जितना और फंड है 10% वहां फंड जोड़ा गया है, यानी और फंड दिया जा रहा है, और पैसा दिया जा रहा है चाइना के बॉर्डर को मजबूत करने के लिए, ताकि भारत चाइना के इस बॉर्डर पे क्या कर सके, वहां पे अच्छे से डिफेंड कर सके। अब अपन को बताते हैं कितने राज्यों में कितना पैसा जाता है। भारत और चीन का जो बॉर्डर लगता है उसके ऊपर 10% पैसा खर्च होता है। इसका कितने प्रतिशत पैसा खर्च होता है, इसका 10% पैसा वहां पे खर्च होता है। इसके अलावा 10% पैसा जो राज्य सबसे बढ़िया काम करते हैं उनको दिया जाता है। जो राज्य इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में सीमा पर बढ़िया काम करते हैं उनको 10% पैसा दिया जाता है। पीछे कितना पैसा बचा, 80% इस प्रोग्राम का पैसे में से 60% पैसा बाकी सभी राज्यों में लगता है और 40% पैसा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में लगता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कौन से होते हैं, उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसका पैसा लगाया जाता है बीएडीपी का। कितने प्रतिशत, 40%। उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, 7 सिस्टर्स का नाम याद रख लीजिए, वो उत्तरी पूर्वी राज्य हो जाएंगे। 7 सिस्टर्स, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, ये जो राज्य हैं इनके आसपास का क्षेत्र जो होता है इसको हम पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्य 40% पैसा वहां लगेगा। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया इस किसका, इस कार्यक्रम का, बीएडीपी का। अभी बीएडीपी का पैसा आपको ध्यान रखना है, बीएडीपी क्यों लाया गया, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों आया, उसका रीजन जानिए, बहुत अच्छा रीजन है। देखिए हमारे बाड़मेर की भी सीमा लगती है किससे, पाकिस्तान से। जैसलमेर की भी सीमा लगती है पाकिस्तान से। जम्मू कश्मीर की भी सीमा लगती है हमारे पाकिस्तान से और जिलों अब देशों से। जब हमारी किसी देश के साथ सीमा लगती है, सीमा पर जो गांव होते हैं वहां के जो निवासी होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होते हैं, देश के अंतिम कोने पे बैठे रहते हैं, तो वहां विकास सबसे बाद में पहुंच पाता है और उनको बहुत ज्यादा उनके जीवन से खतरा रहता है। जब कभी भी छोटा मोटा विवाद हो गया सीमा पर, सबसे पहला खतरा उनके जीवन पे आएगा। तो वो लोग, अगर ये ऐसा कार्यक्रम नहीं लाया जाए तो वो लोग हमारे देश से कटा कटा सा महसूस करेंगे। आप एक बार शेयर कीजिए प्लीज, ठीक है। काफी थोड़ा सा और चीजें हैं, आप ही ऑस्ट्रेलिया आना है, नेपाल भी है, थोड़ा सा आप शेयर कीजिए प्लीज। अब देखिए बीएडीपी प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होगा, उस प्रोग्राम के अंतर्गत ये देश, ये जो क्षेत्र है कटा कटा सा महसूस करेंगे। और दुश्मन देश की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, वो चाहता है कि ये जो नागरिक हैं ये हमसे जुड़ जाएं और हमारे लिए स्पाई करें। स्पाई का मतलब होता है हमारे लिए जासूसी करें, हमें इंफॉर्मेशन दें। इस वजह से ये हमारे लिए क्या हो सकता है, नुकसानदायक। वो लोग कटा कटा महसूस करें तो उससे जुड़ेंगे। दूसरा, वहां डीपॉपुलेशन हो सकता है। डीपॉपुलेशन का मतलब है इन क्षेत्र के गांवों के जो लोग हैं वो वहां से निकल करके आस पास के दूर के गांव में आ जाएंगे, सीमा से दूर के गांव में आ जाएंगे। जब ऐसा होता है तो देखिए तो क्या होगा, हमारा जो सीमा पर क्लेम होता है, क्लेम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बताया डेप्सांग क्षेत्र, भारत कहता है डेप्सांग हमारा है। अक्साई चीन क्षेत्र, भारत कहता है ये हमारा है। पीओके, भारत कहता है हमारा है। अगर वहां की पूरी की पूरी पॉपुलेशन निकल करके भारत में आ जाए तो अपन भारत ये क्लेम नहीं कर पाएंगे कि ये एरियाज हमारे हैं, क्योंकि वहां तो हमारी जनसंख्या ही नहीं है, वहां हमारे लोग ही नहीं है। तो हम कैसे हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे एरियाज है। तो डीपॉपुलेशन को रोकने के लिए इन क्षेत्रों में क्या लाया जाता है, आपका प्रोग्राम लाया जाता है। प्लीज एक बार आप शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए इस प्रोग्राम को ये लाया गया। दूसरा, जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो सीमा पर होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। अंडर डेवलप्ड मतलब उनके पास में अच्छी इरिगेशन का सिस्टम भी नहीं होता है। कई बार जब उनकी इरिगेशन, मान लो फसल उगा भी लेते तो सेना में कोई समस्या हो गई, विवाद हो गया, तो फिर उनको वो फसल भी हटानी पड़ती है। फिर 100 किलोमीटर के एरिया में, कौन से 100 किलोमीटर के अंदर जो गाँव है उनका विकास किया जाएगा। किसके अंतर्गत, बीएडीपी प्रोग्राम के अंतर्गत। ये अभी नहीं आया, पहले का आया हुआ प्रोग्राम है, ठीक है, उसके अंतर्गत ऐसा किया जाता है। प्लीज आप एक बार शेयर कीजिए। अब देखिए यहां पर क्या किया जाएगा, एजुकेशन विकसित की जाएगी और इसके अलावा हेल्थ केयर सिस्टम विकसित किया ताकि इन लोगों को हमसे जुड़े रहें, हमारे देश के प्रति रहें। और ये लोग किसी के साथ, ऐसा नहीं है हमारे देश के कैसे दूसरे देश को स्पाई कर लेंगे। अगर कोई देश इन नागरिकों का ध्यान नहीं रखता तो सीधी सी बात है सामने वाले देश के पास जाएंगे। इस वजह से भारत सरकार इतना अच्छा इनिशिएटिव लेके आती है जिसके अंदर क्या होता है, ये देश हमारे साथ जुड़े रहते हैं। इसके अलावा क्या होगी, हमारी जो अलग अलग देशों की अलग अलग सीमाएं लगती है उसके ऊपर देखिए 3 सेनाएं हमारी, एयरफोर्स, इसके अलावा नेवी और इंडियन आर्मी। ये तीनों सेनाएं तब काम करती है, ध्यान रखना, जब युद्ध होता है। नॉर्मल डेज में सेनाएं काम नहीं करती है, तब कुछ और है जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, सशस्त्र बल होते हैं, वो सेना पर रक्षा करते हैं। जैसे आपने बीएसएफ का नाम सुना होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। ये भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश की सीमा पर ये दोनों काम करते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ दोनों देशों के साथ, कौन से, भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो फोर्स खड़ी रहती है उसको हम बीएसएफ कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। भारत और चीन का जहां पर क्या लगता है, सीमा लगती है, वहां बीएसएफ नहीं है, वहां आईटीबीपी काम करता है। आईटीबीपी, इंडो तिब्बत
तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस काम करती है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस काम करती है। कहां पर? जहां पे भारत और चाइना की क्या लगती है? सीमा लगती है। इसके अलावा भारत और किसकी? नेपाल के बात करें या भूटान की बात करें, वहां एसएसबी काम करता है। एसएसबी का मतलब क्या होता है? सशस्त्र सेना बल, सशस्त्र सेना बल काम करता है। कहां पर? आपके भारत और नेपाल और भूटान की सीमा पे। भारत और आपका जो म्यांमार है उसकी सीमा पर एक जो बल काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसका नाम था आई फॉरगॉट दैट बट आई विल टेल यू। ठीक है, चलिए, तो ये जो नाम है ये भारत और म्यांमार की सीमा पर ये इस तरह से काम करते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों पे क्या होता है? अलग अलग क्या करते हैं? वहां पर संस्थाएं काम करती है। ये जो बीएसएफ वगैरह ये सब मिलकर के बॉर्डर एरिया को क्या करते हैं? सिक्योर करते हैं और वहां के क्या करते हैं? उस क्षेत्र के डिप्लॉयमेंट को पूरा करते हैं। तो ये था आपका कौन सा? बीएडीपी। इस प्रोग्राम में अभी भारत सरकार ने पैसा लगाया कौन सी जगह पर? चाइना के बॉर्डर पर। तो ये चीज आपको क्या रखनी है? अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए अब आते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। चलिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिस। कौन है? स्कॉट मॉरिस। ये दोनों एक वर्चुअली मीटिंग करने वाले हैं। इन दोनों के बीच में एक ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग होने वाली है, वीडियो कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें ये दोनों मिल करेंगे। पहले अपन जानते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिमिलरिटीज क्या है, यानी दोनों में समानताएं क्या है। देखिए, समानताएं जानने की कोशिश करें तो यहाँ दोनों देशों में डेमोक्रेसीज हैं। डेमोक्रेसीज का मतलब क्या होता है? दोनों देशों में लोकतंत्र है, यानी यहाँ पे दोनों देश लोकतांत्रिक देश है। पहले दोनों देश क्या है? कॉमनवेल्थ के क्या है? सदस्य हैं। कॉमनवेल्थ क्या है? आपके पहले जो 1947 से पहले भारत भी अंग्रेजों के अधीन था, ऑस्ट्रेलिया भी इन देशों यूरोपीय देशों के अधीन था, और जब आजाद हुए तो हम कॉमनवेल्थ जो संघ है उनके क्या बन गए? सदस्य बन गए। तो दोनों में ये सिमिलरिटीज है। इसके अलावा जो हमारी भौगोलिक समानताएं भी क्या है? काफी हद तक मिलती है। तो हमारे कंसर्न क्या है? कंसर्न का मतलब क्या होता है? हमारी समस्याएं क्या है दोनों देश? तो सबसे बड़ी समस्या है मैरीटाइम सिक्योरिटी। एक बार आप शायद कीजिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी कहते हैं समुद्र के अंदर जो हमारी सिक्योरिटी है वो जुड़ी हुई है। देखकर अपन देखते हैं जो आपका जो ऑस्ट्रेलिया है ये पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, प्रशांत महासागर में पड़ता है, और भारत कौन से महासागर में पड़ता है? हिंद महासागर में। दोनों महासागरों का पानी मिलता है कहां पर? आपके हिंद महासागर का पानी और किसका पानी? प्रशांत महासागर का। तो इन जगह क्षेत्रों पे भारत और चीन का जो व्यापार चल रहा है उस पर लेकर विवाद हो रहे हैं। चाइना क्या कर रहा है? प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्से में छोटे छोटे द्वीप हैं उनके ऊपर अधिकार कर रहा है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया उसका विरोध कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया और भारत में ये चीजें क्या हो रही है? मिल रही। इसके अलावा टेररिज्म यानी जो आतंकवाद है इसको लेकर भी दोनों देश क्या है? काफी परेशान है। ये हमारे देशों के बीच में क्या होगी? सिमिलरिटी। इसके अलावा कल्चरल चीजें भी समान है। हमारे देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में एमबीबीएस करते हैं और हाई लेवल की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। वहां के भी बहुत सारे लोग हैं जो भारत में आकर के क्या करते हैं? यहाँ पे काम करते हैं। तो ये सिमिलरिटीज होगी किसके बीच में? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अभी इस समिट को आने का उद्देश्य क्या है? इसके अलावा नेवी एक्सरसाइज भी भारत और ऑस्ट्रेलिया का चलता है। नेवी एक्सरसाइज क्या होता है? दोनों देशों की नेवी, दोनों देशों की जल सेना मिलकर के अभ्यास करती है, जिसको हम कहते हैं इंडो ऑक्स। यानी इंडिया एक्स का मतलब क्या होता है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों का क्या चल रहा है? नेवी क्या चल रहा है? कार्यक्रम चलता है। उसमें भी दोनों देश मिलकर के काम कर रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया कोविड-19 में आपने देखा होगा चाइना के पूरी तरह विरोध में सबसे ज्यादा जो आया वो कौन आया? ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा सामने आया, उन्होंने यूएसए के साथ मिलकर के। लेकिन अमेरिका के साथ में और ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो रिश्ते हैं अगर उनकी बात करें तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते क्या है? अलाइज की तरह। दोनों देश क्या है? आपस में जुड़े हुए। ऑस्ट्रेलिया हमेशा अमेरिका का पक्ष लेगा, लेकिन भारत का ऐसा नहीं है। भारत किसी देश का पक्ष नहीं रखता है। भारत हमेशा किसी दूसरे देश के साथ में बायलैटरल संबंध रखता है। बायलैटरल रिश्तों का मतलब क्या होता है? दोनों देशों के बीच में अपने खुद के संबंध है। भारत क्या करता है? जैसे अमेरिका और भारत का संबंध है तो ऐसा नहीं होगा जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मान लो रिश्ते हैं तो ऐसा नहीं कि अमेरिका को वहां पे इंटरफेयर करने देगा, अमेरिका को डिसाइड करने देगा कि आप क्या कीजिए यहाँ पे। जैसे आपने देखा, मैंने बताया था अफगानिस्तान में कोई मामला आता है, अमेरिका आ जाता है क्या करने के लिए? बीच में अपनी पंचायती करने के लिए। भारत ऐसा किसी देश को मौका नहीं देता है, इस वजह से ऐसे रिश्ते हैं। अभी क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया और भारत जो है वो एक होने वाले हैं। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो भारत और अमेरिका और पहले जापान था, ये तीनों मिलकर के पहले एक नेवी कार्यक्रम चलाया करते थे। तीनों देशों की नेवी क्या करती? मिलकर के संयुक्त अभ्यास किया करती थी। संयुक्त अभ्यास में क्या होता है? देखिए, जैसे कोई जहाज है
उसके ऊपर उसको कैसे विकसित किया जाए, सबमरीन है कोई यानी पनडुब्बी है, वो अच्छी से अच्छी पनडुब्बी कैसे मिली जाए, फिर उसमें अभ्यास करेंगे आपस में दोनों देश, एक मॉक टेस्ट करते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब युद्ध जैसी स्थिति क्रिएट करते हैं और वहां पे अभ्यास करते हैं ताकि हमारे जो इक्विपमेंट है, हथियार है, क्या वो योग्य है, क्या हमारे सैनिक अगर युद्ध हो जाए तो क्या उसको युद्ध करने के लिए तैयार है, क्या हमारी मिसाइल्स तैयार है, क्या हमारे जहाज तैयार है। इसको हम क्या कहते हैं, अभ्यास कहते हैं। नेवी अभ्यास मतलब जल सेना है, अगर एयरफोर्स का अभ्यास हो रहा मतलब वायुसेना है, थल सेना का हो रहा मतलब आर्मी कर रही है। तो तीनों देशों ने की, जापान इसका हिस्सा था, चाइना ने इसका विरोध किया तो जापान इससे क्विट हो गया। फिर यूएसए और अमेरिका के बीच में ये नेवी कार्यक्रम कई सालों से चल रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया ने प्रपोजल किया है कि हमें भी इसमें शामिल कीजिए। तो अब इंडिया उसको शामिल करता है कि नहीं देखने वाली है। इंडिया अब इसको मल्टीलैटरल करने वाला है, यानी और देशों को भी शामिल करेगा, नेवी का अभ्यास करेगा ताकि साउथ चाइना सी में चाइना की बढ़ती ताकत को क्या किया जा सके, रोका जा सके और हमारी नेवी और ज्यादा मजबूत हो सके। ये बात ध्यान रखनी है। अब 2+2 डायलॉग होता है, एक यहाँ पे शब्द आएगा 2+2 डायलॉग। क्या होता है 2+2 डायलॉग? जब दो देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, दो देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, दो देखिए जैसे भारत के विदेश मंत्री कौन है आपके, एस जयशंकर, और रक्षा मंत्री कौन है आपके, राजनाथ सिंह। वैसे वैसे अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री 4 जने 2+2 ये मिलते हैं और बैठक करते हैं और हमारी रक्षा के संबंधित चीजों पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसको हम 2+2 मीटिंग कहते हैं। ये किस किस के बीच में होती है, अमेरिका और भारत के बीच में हर साल होती है। तो आप समझिए अमेरिका और भारत के बीच में अच्छे रिश्ते हैं। अभी जो हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ बैठक होती है वो 2+2 सेक्रेटरी लेवल की बैठक होती है। सेक्रेटरी लेवल का मतलब क्या हुआ, भारत के विदेश सचिव और ऑस्ट्रेलिया के विदेश सचिव, भारत के रक्षा सचिव और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा सचिव मिलकर के बातचीत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने प्रपोज किया है ऐसा कीजिए, हम क्या करते हैं 2+2 को हम मंत्री स्तर पे लेके जाते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया के क्या है रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आपस में मिले और इस बातचीत को करें। इसको भी इनिशिएटिव लेकर जाएगा। तो ये जो हमारी अभी बैठक होने वाली मोदी जी और किसकी, ऑस्ट्रेलिया की बैठक में, तो ये बहुत अच्छा तय करने वाली है कि कहां पे भारत और ऑस्ट्रेलिया खड़े होते हैं, अमेरिका के साथ जाते हैं कि चाइना के साथ में जाते हैं, इस कोल्ड वॉर का क्या नतीजा होता है, उसके बारे में अपने बात की। एक चीज और बता देता हूं आपको छोटी सी, अगर आप जुड़ भी गए तो आई थिंक काफी टाइम देखता हूं मैं एक बार, फिर अपन बात कर लेते हैं। चलिए 5 मिनट है, 9 बजे अपन चले जाएंगे। और लोगों आप जोड़िए, कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए और आप सुनिए इस चीज को, ठीक है, और जोड़िए ताकि और भी लोग जान सके। अब देखिए, अब यहाँ पे इस बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या, मुझे बहुत पूरा करना था, काफी नेपाल के बीच बात थी लेकिन अभी जान देते हैं। कोई बात, नेपाल की छोटी सी बात है। नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी ओली, क्या नाम है उनका, केपी ओली। अभी उन्होंने बयान दिया है भारत के खिलाफ और केपी ओली ने क्या किया, केपी ओली सरकार ने नेपाल के संविधान में संशोधन कर दिया है और नेपाल के संविधान में संशोधन करके क्या किया है केपी ओली ने, देखिए वहां पर काला पानी अपना एक नक्शा जारी किया नया। उस नक्शे के अंदर भारत के जो क्षेत्र है काला पानी और कुछ और क्षेत्र है लिपुलेख दर्रा, उसको अपने नक्शे में दर्शा दिया है। भारत इसका विरोध कर रहा है फिर भी दर्शा रहे, किसके सहयोग से, चाइना के सहयोग से। भारत का अशोक स्तंभ है, अगर आपने देखा होगा रुपए के नोट पे अशोक स्तंभ, आप जानते हो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, उसका अपमान किया है किसने, नेपाल ने। छोटा सा देश, पहले हमारे साथ में खड़ा था, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारा देश उनको सुविधाएं देता है, फिर भी चाइना के सहयोग से क्या कर रहा है, सामने आ रहा है। और ये उन्होंने क्या किया हमारे देश में, कारण क्या है, 2015 के बाद में नेपाल और भारत के रिश्ते थोड़े खराब हुए। 2015 के बाद में भारत का नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, नेपाल, थोड़ा मैं जल्दी बोल दूं, ठीक है, संविधान बनता है। उस संविधान में भारत ने क्या किया, बिहार में रहने वाली एक जनजाति है जिसको मधेसी जनजाति कहते हैं, क्या कहते हैं, मधेसी जनजाति। एक बार आप शेयर कीजिए तो मैं आराम से बता सकता हूं, ठीक है, कम लोग होते हैं तो फिर क्या मुझे जल्दबाजी करनी पड़ती है। चलिए आप शेयर कीजिए और लोगों को जोड़ दी, मैं अच्छे से बताता हूं। संविधान है, ठीक है, संविधान में क्या होता है, मधेसी समुदाय है कहां पर, बिहार और नेपाल की सीमा पर रहता है। भारत ने ये मुद्दा उठाया कि संविधान में इन मधेसी समुदाय को क्या दिया जाए, बराबर हक दिया जाए। तो नेपाल के संविधान में इसको कम हक दिया गया, थोड़ा उनको रिप्रेजेंटेशन कम दिया गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, नेपाल ने वहां के जो मधेसी जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया और भारत और नेपाल के बीच में क्या किया, व्यापार को रोक दिया। तो नेपाल ने आरोप लगाए ये भारत की वजह से ऐसा हुआ और वो चाइना के नजदीक होने लगा धीरे धीरे 2015 के बाद में। अभी क्या हुआ, उन्होंने अशोक जो हमारा चिन्ह है उसका उन्होंने अपमान किया। इसके अलावा कोविड-19 के बारे में उन्होंने क्या कहा कि जो चाइना से कोविड-19 आया है उससे ज्यादा खतरनाक भारत है हमारे लिए एक वायरस की तरह है। ये सारे बयान नेपाल जैसे देश को सही नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा से उनको माफ कह सकते हैं अपन, या फिर भारत हमेशा से संयमित रहा है नेपाल के खिलाफ, छोटे से देश को सहयोग करता रहा है। लेकिन नेपाल के ऐसे बयान चाइना द्वारा क्या किए गए, उकसाए गए। ये चीजें मैं बतानी थी नेपाल के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ी सी भारत और पाकिस्तान के बारे में। क्या हुआ,
पाकिस्तान के जो उच्च आयोग है, उच्च आयोग क्या होता है, एक ऑफिस होता है, हर देश का दूसरे देश में ऑफिस होगा और उस देश के जो हमारे राजदूत होते हैं वो उस देश में लगे होते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान का उच्च आयोग है भारत के अंदर, उसके 2 अफसर क्या करते हुए, जासूसी करते हुए भारत में पकड़े गए। कहां पर पकड़े गए? जासूसी करते हुए आपके भारत में क्या किए गए, उनको पकड़ा गया, 2 अफसरों को। अब होता क्या है, इन अफसरों को एक कन्वेंशन बन रखा है, एक नियम बन रखे पूरी दुनिया के लिए, जिसको हम वियना कन्वेंशन कहते हैं। यानी एक नियमों के अंतर्गत क्या होता है, वियना कन्वेंशन हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया। उसके तहत क्या होता है कि कोई भी किसी देश में कोई भी राजदूत है या उच्चायोग में कोई व्यक्ति लगा हुआ है, उसके ऊपर किसी भी देश में क्रिमिनल केस नहीं होगा। वो कितनी भी बड़ी गलती कर दे, उसके ऊपर उस देश में केस नहीं होगा, उस देश के कोर्ट में उसके ऊपर मामला नहीं चलाया जाएगा, और ना ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, और ना ही उसे किसी प्रकार की जेल में डाला जा सकता है। ये नियम है। तो दोनों जो लोग पकड़े गए पाकिस्तान के, उनको क्या किया गया, भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान भेज दिया गया, क्योंकि वो दोनों क्या कर रहे थे, स्पाइंग कर रहे थे। क्योंकि अगर आप आपका ऑफिस किसी देश में और उच्चायोग है आपका, तो वहां आप सिर्फ और सिर्फ अपने देश की बातचीत कर सकते हो, वार्ता कर सकते हो, ना कि वहां पे जासूसी करके भारत की खबरें या किसी देश की खबरें दूसरे देश को पहुंचाओ। ये गलत है। इस कारण उन दोनों को वापस भेज दिया गया। ऐसा क्यों है, सुनिए। अब देखिए, पूरी दुनिया के राजदूत होते हैं, पूरी दुनिया के क्या होते हैं, आपके उच्चायोग होते हैं। जैसे भारत का उच्चायोग अमेरिका में, अमेरिका का कहां पर है, भारत में। भारत के कहां जाएंगे, वहां पे लोग, जो भारत के जो अफसर हैं, राजदूत है, वो वहां जाके काम करेंगे, अम्बेसी में, अम्बेसी दूतावास कहते हैं, ठीक है, उसमें काम करेंगे। अमेरिका के यहाँ काम करेंगे। अब वहां पे उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, दूसरे देश में रहते हैं, गिरफ्तार होने का खतरा रहता है, कोई भी केस कर दे ये खतरा रहता है। इस कारण एक कन्वेंशन बनाया गया, जिसको हम वियना कन्वेंशन कहते हैं। कन्वेंशन मतलब नियम बनाए गए। उसमें गाइडलाइन में ये लिखाया गया, किसी भी व्यक्ति को अगर वो किसी देश के दूतावास में छुपा हुआ है तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जैसे अपन एक व्यक्ति का नाम बताते हैं, एक व्यक्ति थे जूलियन अंसाज। कौन था? विकीलीक्स का एक, विकीलीक्स करके एक क्या हुआ करता था, अखबार हुआ करता था, एक पत्रिका हुआ करती थी, उसका संस्थापक था, और उसने अमेरिका की कुछ खबरें बाहर की दुनिया में फैला दी। किसने? जूलियन अंसाज, कभी नाम सुना होगा, अभी वो गिरफ्तार है। तो वो अमेरिका के टारगेट पे आ गया और अमेरिका ने उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की। वो किसी देश के दूतावास में जाकर के छुप गया, शायद आई थिंक कंबोडिया था, वहां छुप गया। तो इस वजह से उसको कई दिनों तक गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि किसी भी देश की पुलिस किसी भी दूतावास में नहीं घुस सकती है, ये सिस्टम होता है। तो ऐसा हुआ, पीछे एक सऊदी अरब का एक व्यक्ति था, उसने भारत के अंदर नेपाल की एक महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया उसको, और इस वजह से क्या किया गया, उसको वापस सऊदी अरब भेजा गया, ना कि गिरफ्तार किया। देखिए, इतना हीनियस क्राइम कर लेते हैं, फिर भी उनको सुरक्षा मिलती है। इस कारण पाकिस्तान के जो 2 लोग पकड़े गए, उनको वापस भेज दिया गया है। कहां पर? उनको वापस भेज दिया गया है पाकिस्तान। किसके तहत? उन्होंने क्या किया है, इसको कहते हैं पर्सोना डी ग्रेटा। क्या कहते हैं? पर्सोना डी ग्रेटा। क्या होता है ये जो पर्सोना डी ग्रेटा का अर्थ होता है, ये व्यक्ति हमारे देश में रहने लायक नहीं है। इसका मतलब ये होता है, ये व्यक्ति हमारे देश में रहने लायक नहीं है। पर्सोना डी ग्रेटा के तहत क्या किया गया है, इन दोनों को वापस पाकिस्तान भेजा गया। इसका मतलब ये होता है, ये व्यक्ति हमारे देश में रहने लायक नहीं। कौन से? वो 2 व्यक्ति जिन्होंने क्या किया, स्पाई। अब इसके अंतर्गत सामने वाले देश को कारण बताने की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कि भारत को कारण बताना पड़ेगा, इनको वापस क्यों भेजा, कारण बताने की जरूरत नहीं है। अगर देश को लगता है कि इन लोगों ने स्पाइंग किया है, तो 24 घंटे के अंदर उनको वापस भेज सकते हैं। अगर वो दोनों व्यक्ति 24 घंटे के अंदर भारत नहीं छोड़ते हैं, तो उन दोनों के खिलाफ क्या हो सकता है, क्रिमिनल मुकदमा दायर किया जा सकता है, और उनको क्या किया जा सकता है, 2019। थैंक यू गाइज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर, 299 शेयर के लिए। चलिए, आप मुझे इतना आप सपोर्ट करते हो उसके लिए थैंक यू, और भी करते रहेगा। अब देखिए, आप भी सोचिए, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आप में से ज़्यादातर लोगों ने शायद जीवन में पहली बार सुनी होगी, क्योंकि ये चीज़ें आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगी। मैं ये लिख के दे रहा हूँ ना, आपको किसी YouTube चैनल पे मिलेगी। आप जाके सर्च भी कर लीजिएगा, आपको हिंदी के YouTube चैनल पे तो 101% ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। किसी बड़े से बड़े अफसर को जाकर के पूछ लीजिएगा, जो IAS की तैयारी करता है, उन लोगों को पता होगा, या RAS की तैयारी करते हैं, उन लोगों को पता होगा कि ये BADP क्या होता है, या फिर जो मैंने अभी ये जो वियना कन्वेंशन बताया, ये क्या होता है, किसी एम्बेसी में गिरफ्तार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ क्या होती है, या फिर अभी जो डिप्लोमेट किस प्रकार उनको वापस भेजा गया। आर्टिकल बता देता हूं आपको, वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 31 क्या कहता है। आर्टिकल 31 कहता है, देखो भारत के संविधान के आर्टिकल लोगों को याद नहीं होते हैं, मैं आपको यहाँ पे वियना कन्वेंशन, यूएनओ का कन्वेंशन है, उसके आर्टिकल तक बताता हूँ, तो आप थोड़ी सी चीज़ों को समझिए, ऐसा मत समझिए। देखिए, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो क्या होता है, जहाँ पे रिलीजियस ग्रुप होते हैं, जहाँ धार्मिक ग्रुप होते हैं, जहाँ पे नेताओं को बड़े बड़े स्तर पे पेश किया जाता है, वहाँ हजारों लोग जुड़ते हैं,
वहाँ पे लोग भी लाइव भी देखते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरा कंप्लेन है, कंप्लेन होना भी चाहिए कि इतनी अच्छी चीज़ें बताता हूँ, इतने हाई लेवल, फिर भी लोग जुड़ नहीं पाते। वो आप में उसमें आप जुड़े रहे उसके लिए थैंक यू, लेकिन और लोगों को धीरे धीरे टाइम चेंज होगा। आप जहाँ कहीं भी किसी से मिलते हैं तो उन चीज़ों के बारे में बताइए कि ये चीज़ें होती है। आप भी अगर आपको लगता है आप अच्छे से आते हैं, मैंने ईश्वर को देखा लाइव आ रहे थे, बहुत अच्छी कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी दे रहे थे, बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसमें ये डिलीट भी करते थे, डिलीट मत कीजिए, आप उसको अच्छी चीज़ है, आप आइए। अगर आप में क्या है चीजें हैं अगर, तो चीजें धीरे धीरे चेंज होगी, उसमें आप चीजों को देखिए। अब देखते हैं अपन थोड़ा सा इसके बारे में बात करें, फिर अपन क्या करते हैं, रैप अप करते हैं। तो अनुच्छेद 31 क्या कहता है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 29 वियना कन्वेंशन का, वियना एक जगह है, ठीक है, उस कन्वेंशन का क्या कहता है कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसको सुरक्षा दी जाएगी, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा। अगर उस, जैसे मान लो ये 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तान भेजा गया, अगर इनको बीच में कुछ हो जाता है तो उसके लिए भारत जिम्मेदार होगा। ये इस कन्वेंशन में लिख रखा है, ये गाइडलाइंस है, यानी वो दोनों के दोनों सेफ, सुरक्षित वापस उस देश पहुंचने चाहिए। ये इसका नियम होता है दूतावास के अंदर रहने वाले लोगों के लिए। क्यों किया गया है मैंने बता दिया, ताकि सुरक्षित रहें, दूसरा देश उनके ऊपर अटैक नहीं करे, उनको डरा के नहीं रखे। इस वजह से ये व्यवस्था क्या की गई थी, ये व्यवस्था यहां पर की गई थी। ये चीज आपको क्या रखनी ध्यान। लेकिन अगर यही व्यक्ति कोई ऐसा काम करता हुआ पकड़ा जाता है, जैसे उसने भारत में कोई बिजनेस शुरू कर दिया और उस बिजनेस में उसने कोई घोटाला कर दिया, तो उस व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल केस लग सकता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल भी हो सकती है हमारे देश के अंदर। ये भी इस वियना कन्वेंशन में लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान के जो 2 लोग थे जिनको गिरफ्तार किया, आपने अखबार में पढ़ा भी होगा, लेकिन क्यों वापस भेजे गए, क्या हुआ, ये सारा चीज अब आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप आपके आने वाले एग्जाम में ये बहुत काम करने वाला है। अगर आप ये नॉर्मल एग्जाम में तो ये सवाल पूछे ही नहीं जाते हैं, IAS RAS की तैयारी करोगे आप अपने लाइफ में कभी, तो उसमें ये सवाल जरूर आएगा और आपका यहाँ से ये बेस तैयार होता है। वहां जाकर के वहां क्या होता है, मेंस के जो सवाल आते हैं वो आते हैं आपको ऐसे टाइप, वहां पे आपको चीजें लिखनी पड़ती है। तो जितनी चीजें आपके दिमाग में वहां पे होती है उतनी की उतनी क्या होगी, रखनी पड़ेगी। तो अगर आप में से कोई ये साइंस स्टूडेंट ये सोचता है मेरे को RAS नहीं देना है, RAS अच्छी चीज है, मैंने अगर आप कभी यूट्यूब पे जाइए और ऐसे देखिए, आप वहाँ पे मुंडन साहब पत्रिका एयर बुक क्या है मैं समझा नहीं, आप दोबारा से एक्सप्लेन करके लिखिए। चलिए अब देखिए, वहाँ आप जाइए, किस पे, यूट्यूब चैनल पे जाइए, IAS जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो IAS के इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू बताते हैं, जिनका सिलेक्शन हो रखा है बंदों का, वो इंटरव्यूज देखिए आप, बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा आपको। वहां आप सीख जाओगे कैसे IAS का इंटरव्यू होता है, कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको लैंग्वेज यूज करना है, किस तरह से आपको उनसे बात करनी है, किस तरह से आपको जवाब देना है, वहां चीजें सीखिए। यूट्यूब चैनल में आपको मैं एक चैनल का नाम भी बता देता हूं, दृष्टि IAS करके, ऐसा नहीं मैं उसको प्रमोट कर रहा हूं, अच्छा चैनल है, अच्छे वहां पे बड़े बड़े IAS मैंने वहां जब देखे, मैं देखता भी हूं उनको, तो मैंने जब वहां पे इंटरव्यू देखे तो मैंने देखा मोस्ट ऑफ पीपल, जैसे मान लो 10 लोग इंटरव्यू देने आए IAS का, उनका सिलेक्शन हुआ है, उसमें से 7 लोग IIT करने वाले बंदे हैं, जो IIT छोड़ करके IAS में आए हैं, सिविल सेवा में आए हैं। साइंस से बंदे हैं जो BSc किया है, कंप्यूटर साइंस से उन्होंने टेक्नोलॉजी से BTech वगैरह किए हैं, वहां से निकल करके IAS बन रहे हैं। आर्ट्स के मैंने तो बहुत कम बंदे देखे, 10 में 7 बंदे तो वहां से देखे, साइंस के और IIT के 3-4 बंदे मिलते हैं जो कहां से आते हैं, आपके आर्ट्स से आते हैं। तो ये मत सोचिए आप साइंस से और आप IAS नहीं बन सकते हो, ये सिर्फ क्या होती है, थ्योरी होती है। बड़े एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो इस तरह से करंट अफेयर को रिलेट करके पूछे जाएंगे। ऐसा अभी पूछेंगे आपको लिपू लेक दर्रा कहां है, लिपू लेक ही क्यों पूछा, उसका रीजन है क्योंकि वो अभी विवाद में है, समझ में आ रही है आपको। या फिर चाइना और भारत के बारे में पूछेंगे और पड़ोसी देश के बारे में नहीं पूछेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों विवाद में, ये विषय बना हुआ है, लोग जान रहे हैं, लोग उसके बारे में जान रहे हैं। तो आपको एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ कलेक्टर, या फिर आप कलेक्टर बनोगे IAS बनने के बाद, RAS बनने के बाद, टीचर बनने के बाद आप कुछ बनोगे, तो आपको अगर करंट अफेयर की बात पता नहीं है और वास्तव में अब क्या चल रहा है वो पता नहीं है, तो पहले जो आपने ज्ञान इकट्ठा कर रखा है कि 1962 में भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ, ये सबको पता है, वो एक चीजें खत्म हो चुकी है। आज उसका कोई रिलेवेंट नहीं है। कब, 2020 में किस चीज का रिलेवेंट है कि कौन सा अकॉर्ड चल रहा है, कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार चला रही है, कौन डिफेंस मिनिस्टर है, कौन किस तरह से बात कर रहा है, क्या चाइना की पॉलिसी है। एक कोल्ड वॉर खत्म हो गया 1945-1990 के बीच अमेरिका और रूस के बीच में, अब कोल्ड वॉर शुरू हुआ चीन और अमेरिका के बीच में। मैं भी दृष्टि को देखता हूं, हाँ, तो वहां आप जरूर देखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे इंटरव्यूज आते हैं। तो जो चीज यूट्यूब पे अच्छी होती है वो हमें प्रमोट करनी चाहिए, बतानी भी चाहिए। तो अब आप जुड़े मुझसे, आई थिंक काफी टाइम हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया, मेरा भी गला दर्द हो रहा है थोड़ा सा, आप जानते हो इतने टाइम तक बोलना
काफ़ी मुश्किल होता है, फिर मुझे घर भी जाना है 7-8 किलोमीटर, तो मैं घर भी जाता हूँ यहाँ से, तो वो भी है मेरे को। तो आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। रोजाना ऐसे जुड़िए। मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी पे, संभव हुआ तो आपको लिखने की भी दूंगा, लेकिन अभी आप समझ सकते हैं इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी लाना संभव नहीं है, तो मैं लाऊंगा आने वाले टाइम में। लेकिन आई होप मेरा जो एक्सप्लेनेशन होता है वो इस तरह से होता है कि आपको बगैर लिखी चीज़ भी आई होप समझ में आती है। तो अगर आपको समझ में आती है, अगर आपको पसंद आती है, तो शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। और आपके सहयोग के लिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आगे जुड़े रहिए। कल सैटरडे है और उसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में और मुद्दे के बारे में। कल मैं बात कर रहा हूँ किसान वर्ग के बारे में, एमएसएमई क्या है, एमएसएमई जो हमारा सेक्टर है उसके बारे में बात करूंगा। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है उसके बारे में बात करने वाले, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बात होगी किस तरह से। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक इनिशिएटिव उठाया है, उसके अंदर अब जो हमको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो बंद हो जाएगी। किसानों को मिलने वाली फ्री इलेक्ट्रिसिटी बंद होने वाली है। डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो हमारे अकाउंट में आएगा। वो क्या है उसके बारे में कल बताऊंगा। फिर संडे को एक चीज आपको बताऊंगा, मैं एक ग्रुप डिस्कशन लेके आ रहा हूं। मेरे जो स्टाफ साथी है उनके साथ हम बाड़मेर जिले के बारे में क्या करेंगे। बाड़मेर के गंगा सिंह राजपुरोहित भी दृष्टि से सेलेक्ट हुए हैं। हाँ चलिए अब देख, हाँ वहाँ से हुए होंगे, उनका भी वहीं से वो उन्होंने वहाँ से क्या तैयारी की होगी। आपको आईएएस बनना है तो फिर वहाँ से आपको कोचिंग तो करना पड़ेगा, घर बैठे थोड़ा संभव नहीं हो पाएगा। देखिए संडे को ग्रुप डिस्कशन लेके आऊँगा। बाड़मेर के क्षेत्रों के बारे में हम क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे। आप भी वहाँ जुड़िए, आप भी कमेंट कीजिए, आप भी तैयारी कीजिए कि बाड़मेर के बारे में आप क्या जानते हैं और कितना नॉलेज जानते हैं। फिर हमारा ये ग्रुप डिस्कशन हर संडे को हर जिले पर आएगा। तो देखिए मैं आपके लिए हर रोज हर सप्ताह नए नए इनिशिएटिव लेके आता हूँ ताकि आप उन चीज़ों के बारे में जान सको और अपना नॉलेज बढ़ा सको। तो आप जुड़िए मुझसे और हम ऐसा एक एटमॉस्फेयर तैयार करेंगे, ऐसा माहौल तैयार करेंगे जहां स्टूडेंट्स खुद को सोशल मीडिया पे फालतू की चीज़ों, डांस वांस पेश करने में या वल्गर चीज़ें पेश करने में के बजाय क्या करें, एक अच्छे शिक्षित चीज़ें लेके आए, ज्ञान की चीज़ें लेके आए, उनके साथ दो लोग जुड़े वो भी ज्ञान सीखें। हम मिल करके करेंगे। मैं कोई आप प्रोफेसर टाइप तो आपको दिख नहीं रहा हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका फ्रेंड हो। आप जुड़िए, हम जुड़ते हैं, सब जुड़ करके एक शिक्षित समाज बनाते हैं, एक जागरूक समाज बनाते हैं, जागरूक देश बनाते हैं। ये मेरा उद्देश्य है। थैंक यू, गुड नाइट फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।